नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दौरा केला त्यानिमित्ताने आज तुम्हा सर्व पत्रकारांशी संवाद साधण्याचा मला जो आज चान्स मिळाला आहे त्या माध्यमातून आज तुमच्यासमोर मी आलो आहे। खरं तर 40 मिनिटं मी उशिरा आलो, त्याबद्दल पहिल्यांदा दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण प्रचंड ट्रॅफिक आहे आणि ह्या ट्रॅफिकचं कारण देखील कोण आहे आपल्याला माहिती आहे। त्यामुळे यांच्या राज्यामध्ये, जंगल राज्यामध्ये मुंबईपेक्षा वेगळं काही नाही आणि अशा या ट्रॅफिकमधनं लोकांचा त्रास हा कायम होत असतो। सर्वप्रथम आज या पत्रकार परिषदेला माझ्याबरोबर माझे सहप्रभारी राजपूत साहेब, डहाणूचे नगराध्यक्ष सन्माननीय राजन नाईक साहेब, महेंद्रजी आणि सर्व मान्यवर आज इथे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने उपस्थित आहे। आज आमचा प्रचार दौरा भारतीय जनता पार्टीच्या परंपरागत भारतीय जनता पार्टीची जी व्यवस्था आहे त्या व्यवस्थेच्या माध्यमातून प्रत्येक शक्ती केंद्र प्रमुख आणि बूथ प्रमुखांच्या घरी जाऊन चहा पिणं, चर्चा करणं, संघटनात्मक बांधणी कशी झाली आणि संघटनात्मक बांधणीमध्ये कुठे आम्ही कमी पडतोय का याचा अभ्यास करणं याच्यावर होता। मला असं वाटतं की आम्ही जेव्हापासून प्रभारी म्हणून माझी नियुक्ती झाली आणि सहप्रभारी म्हणून राजपूत असतील किंवा जयप्रकाश ठाकूर असतील यांची नियुक्ती झाल्यानंतर सतत कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत आणि हा प्रयत्न करत असताना कार्यकर्त्यांनी ज्या जोमाने आणि ज्या जोशाने वसई विरारमध्ये जोरदार प्रमाणात जे काम चालू केलं आहे त्याची भीती ही शिवसेनेला तर वाटलीच आहे, पण बहुजन विकास आघाडीला देखील त्यांची शेट्टी वाजायची बंद झाली असं मला वाटायला लागलंय। कारण वेगवेगळ्या माध्यमातून आमच्या कार्यकर्त्यांना घाबरवणं, कार्यालय बंद करा म्हणून धमक्या देणं आणि या व्यतिरिक्त कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये आणि मतदारांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचं काम बहुजन विकास आघाडी करून सातत्याने होत आहे। भारतीय जनता पार्टी आमच्याबरोबर युती करणार अशा प्रकारच्या खोट्या बातम्या पसरवण्याचं काम देखील बहुजन विकास आघाडी करून केलं जात आहे, त्याचा मी आपल्या माध्यमातून निषेध करतो आणि आपल्या माध्यमातून मी एक गोष्ट सांगू इच्छितो की भारतीय जनता पार्टी ही 115च्या 115 जागा स्वबळावरती स्वतः भारतीय जनता पार्टी म्हणून लढवणार आणि आमच्याकडे जवळजवळ 115 जागांसाठी 210 लोकांची ॲप्लिकेशन्स आतापर्यंत आलेली आहेत। त्यामध्ये आम्ही स्क्रुटिनी केलेली आहे। कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक असलेल्या उमेदवाराची मी जवळजवळ सर्व उमेदवारांची मी स्वतः आणि माझ्या सर्व प्रभाऱ्यांनी सहप्रभाऱ्यांनी चर्चा केलेली आहे आणि संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा ही प्रदेश पातळीवरनं नियंत्रित केली जाते आहे। आमचे सन्माननीय जिल्हा अध्यक्षांनी मागच्या कित्येक वर्षापासून भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा खांद्यावर घेऊन भारतीय जनता पार्टी इथे अतिशय मोठ्या प्रमाणात जंगलराज असताना देखील मोठी करण्याची काम या सर्व कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून केलं। त्याचं फलित म्हणून आज आम्हाला जवळजवळ 115 वॉर्डसाठी 210 पेक्षा जास्त लोकांनी आतापर्यंत निवडणुकीसाठी आम्ही इच्छुक आहोत अशा प्रकारचे अर्ज केले आणि त्या सर्व कार्यकर्त्यांचा मला अभिमान वाटतोय। या महापालिकेमध्ये सातत्याने निवडणुकीच्या माध्यमातून कित्येक तरी विषय पुढे यायचा प्रयत्न होतोय। मी विधान परिषदेमध्ये ह्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पाच्या अधिवेशनाच्या सत्रामध्ये 3-4 विषय ठेवले होते, परंतु महापालिकेकडून अजून मला त्या पद्धतीचं कुठलंही उत्तर आलं नाही। ज्याच्यामध्ये सर्वात मोठा प्रश्न होता तो 110 महापालिकेच्या रिझर्व ज्या जागा आहेत त्यापैकी 26 जागांवर अतिक्रमण झालेलं आहे। ते अतिक्रमण कोणी केलं, ते अतिक्रमण करणाऱ्याचा बाप कोण आणि ते अतिक्रमण काढणार की नाही काढणार हा सगळ्यात मोठा प्रश्न वसई विरार नगरपालिकेमधल्या जनतेला आहे। या व्यतिरिक्त कोळी समाजासाठी 40 एकरची जी जागा दिली गेली होती त्या जागेमध्ये जाळी बांधणं, सुकी मच्छी सुकवणं किंबहुना कोळी समाजांच्या लोकांच्या विकासासाठी वेगवेगळे प्रकल्प करण्यासाठी ती जागा होती। एक शेरू नावाचा एक अज्ञात गुंड त्या जागेवरती अतिक्रमण करून बसला आहे। तहसीलदार, तलाठी त्या माध्यमातून कुठल्याही प्रकारचा त्याच्यावरती ॲक्शन घेत नाही आहे। सकाळपासून मी तलाठी, प्रांत, तहसीलदार यांना फोन करण्याचा प्रयत्न करतोय, सर्वांचे फोन बंद आहेत
प्रशासन झोपलं हे आपण आता वेळोवेळी सर्व चॅनलच्या माध्यमातून बघतच आहोत। महिलांचा अत्याचार असेल, गुंडशाही असेल, खंडणी असेल, वसुली असेल, जी मुंबईमध्ये किंवा महाराष्ट्रात सर्व ठिकाणी आहे, तशीच पद्धत या वसई विरार महानगरपालिकेमध्ये आहे हे देखील आज आम्हाला लोकांच्या समोर डोळ्यासमोर यायला लागलंय। कारण हा शेरू नावाचा जो व्यक्ती आहे, हा शेरू वाघे नावाच्या व्यक्तीने नाव बदलून हा शेरू वाघे झालेला आहे। हा मुळात याचा आम्हाला मिळालेल्या माहितीप्रमाणे तो बांगलादेशी नागरिक आहे अशी आमची माहिती आहे, परंतु तरी देखील त्याच्यावरती कारवाई कधी होणार याची आम्ही वाट पाहतोय। या व्यतिरिक्त रस्त्याचे प्रश्न असतील, पाण्याचे प्रश्न असतील, लोकांना धमकावण्याचे प्रश्न असतील, हे या महापालिकेमध्ये सातत्याने होत आहेत। आत्ताच मी नायगाव येथून आलो, जो रेल्वे ओव्हरब्रिज सन्माननीय राम नाईक साहेबांनी सुरू केला होता, तो रेल्वे ओव्हरब्रिज कुठल्या कारणासाठी या स्थानिक नेतृत्वाने बंद पाडला, महापालिकेने बंद पाडला, त्याचं देखील कारण यांच्याकडे नाही आहे। कारण त्या लोकांच्या इंटरेस्टसाठी नायगावचा तो ब्रिज केला जात नाही आणि त्यामुळे नायगावसारखा परिसर देखील आज हा संपूर्णपणे विकासापासून दुरावला गेला आहे याची मला खंत आहे। आणि असे अनेक मुद्दे ज्या माध्यमातून आयुक्तांकडे आम्ही येणाऱ्या या 5-6 दिवसात सर्व मुद्दे घेऊन आम्ही जनतेसमोर जाणार आहोत। जनतेसमोर जनतेचे विषय घेऊन आयुक्तांना ते मांडणार आहोत। कलेक्टरांच्या माध्यमातून देखील सर्वात मोठा जो प्रश्न आहे, हा जो हायवे बडोदा हायवे असेल किंवा इथून जाणारा रेल्वेचा जो रस्ता ट्रॅक असेल, या सर्व माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांचे पैसे बोईसर विधानसभेमध्ये किंवा वसई विरारच्या ग्रामीण भागामध्ये जे येतात, त्या माध्यमातून जोपर्यंत आमदारांचा फोन जात नाही तोपर्यंत प्रांत किंवा कलेक्टर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवत नाही। आज सकाळपासून किमान 12 ते 15 शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारची मला अर्ज आणून दिले। ज्या वेळेला सरकार, राज्य सरकार असेल किंवा केंद्र सरकार असेल, हे सर्वसामान्य जनतेला लँड ॲक्विजिशनमध्ये किंमत किंबहुना त्याचा भाव निश्चित करतं आणि जागेचा दाखला हा त्याच्यावरती 7/12वरती जर तुमचं नाव असेल तर अतिशय सोप्या पद्धतीने सर्वसामान्य जनतेचे पैसे दिले जातात। पण काही राजकीय दलालांमुळे सर्वसामान्य गरीब शेतकऱ्याला दाबण्याचं काम या पालघर जिल्ह्यामध्ये होतंय। या माध्यमातून जोपर्यंत आमदारांचा फोन जात नाही तोपर्यंत प्रांत किंवा कलेक्टर त्या गोरगरीब शेतकऱ्यांना मदत करत नाही, ही देखील तक्रार आहे। याचा देखील आम्ही निषेध करणार आहोत, याचा देखील जाब आम्ही प्रशासनाला विचारणार आहोत। कारण खंडणी कुठे खायची, खंडणी किती खायची आणि खंडणी कोणाकडनं खायची याचं भान या सरकारला राहिलेलं नाही आहे। त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचं नेतृत्व सातत्याने संघर्ष करून, सातत्याने ह्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असेल, अत्याचाराच्या विरोधात असेल, किंबहुना सर्वसामान्य लोकांच्या विकासाचा प्रश्न असेल तर तो त्याच्यासाठी रस्त्यावर उतरेल, वेळ प्रसंगी आंदोलन करेल आणि वेळ पडली तर आम्ही या इथे प्रशासनाला काम करायला देणार नाही, हे देखील आपल्या माध्यमातून मी ठणकावून सांगू इच्छितो। त्याचप्रमाणे या सर्व विषयांमुळे बहुजन विकासमधील श्री भूषण केणी, जे 10 वर्ष सरपंच होते शिरवाळ ग्रामपंचायतीचे, शिरसाट ग्रामपंचायतीचे, माजी संचालक होते कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे, सेक्रेटरी होते वसई तालुका खरेदी विक्री संघाचे, 15 वर्ष चेअरमन होते कणेर आदिवासी सेवा संस्थेचे, सदस्य होते आगाशी विरार अर्नाळा शिक्षण संस्थेचे। तर त्यांच्या व्यतिरिक्त शिवसेनेमधून श्री संतोष कडू नवसाई व भगवान किणी नवसाई या सर्व मंडळींनी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना जमिनीच्या माध्यमातून होणाऱ्या त्रासामुळे, कलेक्टर असेल, प्रशासन असेल, आमदार असेल, या माध्यमातून होणाऱ्या त्रासामुळे आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे। त्यांचं देखील मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये स्वागत करतोय। आपली पत्रकार परिषद संपल्यानंतर अधिकृतपणे या तिन्ही लोकांना, त्यांच्यासह आलेल्या तमाम कार्यकर्त्यांना आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये मी प्रवेश देणार। धन्यवाद। आपल्याला काय प्रश्न काम नहीं किया
दूसरी तरफ आपने गठबंधन करके आप चुनाव भी लड़े। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्टता से बताना चाहता हूँ, जो कोऑपरेटिव के चुनाव होते हैं, कोऑपरेटिव के चुनाव कोई भी पार्टी के बैनर के नीचे कभी भी चुनाव होते नहीं हैं। उसमें हमेशा कोई ना कोई पैनल चुनाव लड़ता है। जैसे कि मैं मुंबई बैंक का चुनाव लड़ता हूँ, माननीय प्रवीण दरेकर जी हमारे अध्यक्ष है, हमारे पैनल में राष्ट्रवादी के भी कुछ लोग हैं, भाजपा के भी लोग हैं, शिवसेना के लोग हैं, हमारे पैनल में कांग्रेस के लोग हैं। मैं आपको बहुत ही स्पष्टता से बताना चाहता हूँ, कोऑपरेटिव सेक्टर में सम्माननीय वसंतदादा पाटिल हो, मेहता साहब हो, इन्होंने बहुत ही स्पष्टता से कहा था कि जब कोऑपरेटिव में जो कोई चुनाव होता है या कोऑपरेटिव की राजनीति होती है, उसमें राजनीतिक जूते बाहर रख के वो राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि सहकार ये क्षेत्र ऐसा है जिस क्षेत्र में अगर हम लोग राजकीय पक्ष लेकर गए तो वो सहकार खत्म हो जाता है, सहकार में अलग तरीके की राजनीति आ जाती है। क्योंकि सहकार का जो काम होता है वो सहकार का काम लोगों का विश्वास बढ़ाने का, विश्वास लोगों के लिए काम करने की राजनीति होती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो चुनाव है, ये गठबंधन है, ये कोई गठबंधन बहुजन विकास आघाड़ी से नहीं है। शायद बहुजन विकास आघाड़ी के कुछ लोग और भारतीय जनता पार्टी और अलग अलग तरीके के लोग एकत्रित मिलकर उन्होंने वो पैनल बनाया है और वो कोऑपरेटिव सेक्टर में चलता है। लेकिन क्या लगता नहीं है राजनीति सत्ता के लिए की जाती है, ये लगभग कहा जाता है। राजनीति की शुरुआत होती है, वो यात्रा पहुंच जाती है सत्ता तक। आप चुनाव चाहे जो लड़े, लेकिन प्राप्त वो पैनल की जीत के बाद सत्ता ही तो होगी। कोऑपरेटिव का डायरेक्टर बैठेगा, अगर वो बहुजन का बैठे चाहे वो भाजपा का बैठे, लेकिन ये युति ही कहलाएगी। आप गठबंधन पर आप सफाई ये दे रहे हैं कि उसकी राजनीतिक जूते बाहर रखें। जूते राजनीति के बाहर उतार देने से सत्ता की प्राप्ति तो आप लोगों को होगी ना। सत्ता के लिए चुनाव होता है। राजनीति में हर कोई आदमी, राजनीति में हर कोई इंसान ये सत्ता प्राप्ति के लिए ही आता है और सत्ता प्राप्ति ही उसका अंतध्येय होना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि सत्ता प्राप्ति के बिना राजनीति में कोई भी नहीं आता। आप भी पत्रकारिता करते हो तो आपका भी एक मुकाम होगा कि आपको कौन से मुकाम तक पहुंचना है, या शायद आपका टीवी चैनल, जो चैनल के लिए आप काम करते हो वो चैनल सबसे बड़ा हो, उसकी टीआरपी बढ़े, या आप खुद बहुत बड़े पत्रकार बने। जो भावना से आप बात कर रहे हो शायद आप बहुत बड़े पत्रकार भी बन जाओगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन राजनीति में मुझे ऐसे लगता है कि सहकार क्षेत्र की राजनीति सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में जो राजनीति चलती है वो पक्ष विहित राजनीति होती है। और वो पक्ष विहित राजनीति होने के कारण आज तक सहकार के माध्यम से महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इन सभी, पंजाब हो, इन सभी माध्यमों से सहकार क्षेत्र के माध्यम से जो संस्थाएं बढ़ी, उसमें हम लोग अमूल का नाम ले सकते हैं, हम लोग गोकुल का नाम ले सकते हैं। ऐसे कई संस्थाएं हैं जिसके कारण आज महाराष्ट्र ही नहीं तो सारे देश में सहकार के माध्यम से कई लोगों का उसमें भला हुआ है, कई लोगों को काम मिला है, कई लोगों को कर्जा मिला है। क्योंकि ये सारी जो बैंकें हैं वो किसानों के मदद के लिए है, ये जो बैंकें हैं वो फिशरमैन्स के मदद के लिए है, ये बैंकें हैं वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मदद के लिए है। मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी चीज़ों में राजनीति नहीं लाते हुए, इसमें एक सवाल आपने कहा कि यह सारी, मुझे ऐसे लगता है कि आप अगर महापालिका पे पूछेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसी बात पर किया है कि हम गठबंधन का निषेध करते हैं, ऐसी अफवाह फैलाने वाले वाक्य का। राजू पाटिल जी ने क्योंकि सार्वजनिक तौर पर ये प्रश्न या उठाया था, या इस तरह की बात कही थी गठबंधन होने की संभावना। आप अभी कह रहे हैं कि जनता की और किसानों की मदद करने वाला बैंक, तो ऐसी जगह पर गठबंधन क्या माने? जनता की हित की बात जहाँ आएगी तो गठबंधन आप करेंगे? हम बिल्कुल गठबंधन नहीं करेंगे। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, महानगर पालिका में 115 जगह भारतीय जनता पार्टी अकेली ताकत पर लड़ेगी। राजू पाटिल जी ने जो कहा था वो लोगों को गुमराह करने के लिए कहा था। भारतीय जनता पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष ने भी उसका जवाब दिया हुआ है। मैं पूरे होशो हवास के साथ प्रभारी के नाते ये आपको कह देना चाहता हूँ और ये जाहिर करता हूँ कि महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा सत्ता बनाने तक नहीं पहुंचा तो एक सक्षम विरोधी पक्ष का भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाएगी। जैसे हमने मुंबई में सबसे ज़्यादा आंकड़ा होने के बाद भी विरोधी पक्ष की भूमिका निभाई, जैसे हमने महाराष्ट्र के विधानसभा में
सबसे ज़्यादा नंबर होने के बाद भी विरोधी पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वैसे ही पारदर्शिकता से भ्रष्टाचार के खिलाफ हम, अगर हमारा आंकड़ा नहीं आया तो विरोधी पक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन मुझे मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर और मेरे नेताओं के ऊपर पूरा विश्वास है। पूरे हिंदुस्तान में जैसे भाजपा की लहर है, वैसे ही लहर वसई विरार महानगरपालिका में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी। सर, महाराष्ट्रामध्ये जे काही ठिकाणी जे आगीचे सत्र सुरू आहे त्याचप्रमाणे वसई विरारमध्ये काही आढावा भाजपने घेतला आहे का? जे विरोधी पक्ष नेते सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत त्याबद्दल वसई विरारमध्ये काही आढावा आहे का? मी आत्ताच जसं तुम्हाला सांगितलं की वसई विरारमधल्या बऱ्याचशा गोष्टी, बऱ्याचशा आस्थापना याच्यामध्ये अनियमितता आढळून येते। मग ते मॉल असतील, ती हॉटेल्स असतील, मोठ्या मोठ्या इमारती असतील, त्या बाबतीत देखील आमचे अध्यक्ष राजन नाईक यांनी एक अहवाल तयार केलेला आहे। तो अहवाल घेऊन आम्ही पहिले नियमाप्रमाणे महापालिका आयुक्तांची भेट घेणार आहोत। महापालिका आयुक्तांना आणि सन्माननीय मंत्री एकनाथ शिंदे जे UDचे मंत्री आहेत त्यांना देखील आम्ही या बाबतीत भेट घेऊन हा विषय सांगणार आहोत। कारण महाविकास आघाडीचं जे सरकार आहे, हे सरकार आणि ज्याच्या गठबंधनमध्ये बहुजन विकास आघाडी देखील आहे, हे लोकांना सत्तेमध्ये पैसे खाण्याच्या पलीकडे दुसरं कुठलंही काम सुचत नाही। लोकांची व्यवस्था, लोकांची सुरक्षा आणि लोकांचं हित हे यांच्याकडून होत नाही। त्यामुळे आम्ही विरोधी पक्षाच्या भूमिकेमध्ये, विरोधी पक्षाच्या भूमिकेतून जे जे जनतेच्या सुखासाठी, जनतेच्या हितासाठी करायला मिळेल ते आम्ही करणार आहोत। सर, मीरा भाईंदर पोलीस आयुक्त हे श्रेय लाटण्यासाठी का गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी हा प्रश्न उपस्थित केलेला भाजपने, याबद्दल माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब ज्या वेळेला मुख्यमंत्री होते तेव्हा हा प्रस्ताव आला होता। त्यामध्ये पिंपरी चिंचवड, कोल्हापूर, सोलापूर आणि वसई मीरा भाईंदर पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव होता। मी आपल्याला फार छातीवर हात ठेवून विश्वासपूर्वक सांगू इच्छितो, त्यावेळेच्या आलेल्या पोलिसांच्या अहवालामध्ये वसई मीरा भाईंदर ही कमिशनरेट होऊ शकत नाही असा अहवाल तेव्हाच्या DGनी दिला होता। त्यामुळे माननीय तेव्हाचे मुख्यमंत्री आणि आताचे विरोधी पक्षनेते यांनी त्यांच्या कार्यकाळात फक्त पिंपरी चिंचवडच पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना केली, घोषणा केली, आयुक्त नेमले। पण यानंतर ह्या महाविकास आघाडीमध्ये बदल्याच्या राजकारणात आपण पाहिलंच असेल की बदल्याच्या राजकारणात काय चाललंय, कोणाकोणाकडून पैसे घेत आहेत। त्यामुळे एक नवीन दुकान उघडण्यासाठी या वसई विरार किंवा मीरा भाईंदर आयुक्तालयाची स्थापना केली गेली। पण एक गोष्ट मी अतिशय हक्काने आणि आवर्जून सांगेन, ज्यांना आयुक्त म्हणून आणलं गेलं आहे तो अतिशय सज्जन, अतिशय निष्पाप आणि ह्या देशासाठी काम करणारा आयुक्त असा या विभागाला मिळाला आहे, ज्यांचं नाव सदानंद दाते आहेत। त्यामुळे त्यांच्यावर कुठलाही मी आरोप करणार नाही। खरं तर सदानंद दाते हे मुंबईचे आयुक्त झाले पाहिजे होते, सदानंद दाते हे पुण्याचे आयुक्त झाले पाहिजे होते। पण त्यांना अशा छोट्या आयुक्तालयामध्ये जिथे बसायला जागा नाही, जिथे पोलिसांची कुमक नाही, जिथे खरोखरच व्यवस्थेची गरज नाही, अशा आयुक्तालयामध्ये आणून बसवण्याचं काम या महाविकास आघाडी सरकारने केलं आहे। त्यामुळे हे एक पाप आहे, हे पाप या महाविकास आघाडी सरकारने केलेलं आहे। लेकिन अभी चुनाव कब होंगे ये कुछ बता सकते हैं? अब कोरोना का बहाना है। आप अगर मेरा कोई लोग ब्लॉग पढ़ते होंगे तो मैं बहुत सारे ब्लॉग्स लिख रहा हूँ। उसमें मैंने कल ही एक ब्लॉग लिखा हुआ था कि कोरोनाचं भूत कोणाच्या मानगुटीवर। अगर अधिवेशन आया तो कोरोना आता है, विरोधी पक्ष हमला करता है तो कोरोना आता है, सचिन वाजे मनसुख हिरेन का खून करता है तो कोरोना आता है, एंटेलिया के नीचे बॉम्ब रखते हैं तो कोरोना आता है, लेटर बॉम्ब फूटता है तो कोरोना आता है, चुनाव आता है तो कोरोना आता है। मुझे ऐसे लगता है कि कोरोना सच में चिंता करने जैसी बात है, लेकिन ये सरकार उनकी भूमिका, उनके आने वाले संकटों को देखकर कोरोना को आगे करने का काम करती है। मुझे लगता है ये गलत है। चुनाव जो है वो संवैधानिक रूप से संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब संविधान लिखा गया था तो उस संविधान में हमें बहुत स्पष्टता से बताया गया था कि चुनाव कब होने चाहिए और संविधान में चुनाव का महत्व क्या है। लेकिन ये सरकार हर कोई चुनाव आगे करके प्रशासन के माध्यम से महापालिका को कंट्रोल में रखना चाहती है, इसके लिए वो चुनाव आगे आगे करती है। मुझे ऐसे लगता है कि ये चुनाव मई महीने तक होना चाहिए, नहीं तो अगर सरकार फिर कोरोना का बहाना करेगी तो ये चुनाव शायद सितंबर अक्टूबर तक भी आगे जा सकता है।
नहीं, सरकार उठती है और बोलती है कि केंद्र सरकार मदद नहीं करती। केंद्र सरकार ने वैक्सीन दी है, वैक्सीन लगाने के लिए इनके पास सिस्टम नहीं है। वैक्सीन अगर लगाते थे बहुत फास्ट तो शायद ये कोरोना का प्रॉब्लम नहीं आता था। कोविड सेंटर में भ्रष्टाचार किए, कोरोना ख़त्म होने के पहले जो जो बड़े बड़े कोविड सेंटर थे वो उठा दिए। कल आपने देखा होगा ड्रीम मॉल में जो आग लगी उसके ऊपर इलीगल कोविड सेंटर हॉस्पिटल बनाया गया था। तो ऐसे कई मुद्दे ये सरकार के पास है, सरकार के खिलाफ है, जो हम बात कर सकते हैं। लेकिन लोगों की तबीयत और आरोग्य व्यवस्था और किसी की अगर मौत होती है तो उसके लिए मैं ऐसे समझता हूँ एक कार्यकर्ता के नाते वो चीज़ें के ऊपर हमें भाष्य करना नहीं चाहिए। लेकिन सरकार को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि ये हम कर रहे हैं या शायद गलत है या बराबर है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि इन लोगों को रात को नींद कैसे आती है। तो इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए। सर, वसई विरारसाठी तुम्ही काय योजना आणणार आहात? मी मागे देखील सांगितलं होतं, वसई विरारच्या माध्यमातून महानगरपालिका जर आमच्या हातात आली तर निश्चितपणे केंद्राच्या ज्या योजना आहेत ज्याच्यामध्ये 5 से 6 रेल्वेवर ब्रिज असतील, रिंग रोडचा प्रश्न असेल, उत्तर प्रदेश बिहार या भागामध्ये जाणाऱ्या रेल्वे ज्या आहेत त्या रेल्वे थांबवण्याचं काम वसई स्टेशनला करण्याचं काम, त्याच्यानंतर आताही ते आम्ही करणार आहोत कारण केंद्रामध्ये आमचं सरकार आहे। रेल्वेवर ब्रिजसाठी पण आता आम्ही प्रयत्न केलेला आहे, मी ऑलरेडी पत्र दिलेलं आहे। या वसई विरार महानगरपालिकेमध्ये मुंबईपेक्षा मुंबईपासून जवळ असलेली महानगरपालिका नवी मुंबईसारखी असताना देखील त्याची परिस्थिती एवढी खराब आहे, तिथे घनकचऱ्याचं व्यवस्थापन नाही आहे, आरोग्य व्यवस्था नाही आहे। याच्यामध्ये मी विधान परिषदेत देखील तो मुद्दा मांडला, पुन्हा आपल्यासमोर मांडतो की महाराष्ट्र शासनाने मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल्स देण्याचा चंग उचलला आहे। सिंधुदुर्गमध्ये गरज नसताना त्यांनी ते हॉस्पिटल दिलं कारण नारायण राणे साहेबांनी तिथे हॉस्पिटल बांधलं, परंतु रत्नागिरीत दिलं नाही। पालघर वसई विरारमध्ये मी मागितलं होतं ते त्यांनी दिलं नाही। पण निश्चितपणे मी तुम्हाला सांगतो या महानगरपालिकेमध्ये जर आम्हाला चांगल्या पद्धतीने जर आमचं यश संपादित झालं तर एक राज्य सरकारचं किंवा केंद्र सरकारचं एम्स हॉस्पिटल या विभागात आम्ही आणण्याचा मेडिकल कॉलेज सकट प्रयत्न करू। एक गंभीर सवाल है कि लगातार आप लोग इस तरह के विविध विषयों पर आपने आंदोलन किया, आपके नेतृत्व ने आंदोलन किया। सवाल ये है कि पेट्रोल के दाम और गैस जैसी मूलभूत आवश्यकता जो आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है, हम लोगों को भी अगर यहाँ तक पहुँचना पड़ा तो पेट्रोल चाहिए। क्या आपको लगता नहीं इस पर बीजेपी को आंदोलन करना चाहिए? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मैंने शायद इसका जवाब भाई जगताप जी को, जो कांग्रेस के मुंबई के अध्यक्ष हैं, उनको परिषद में दिया हुआ था। पेट्रोल के जो दाम हैं वो कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार डिसाइड करती नहीं है। वो दाम इंटरनेशनल लेवल पे जो बैरल के जो भाव होते हैं उसके ऊपर वो दाम तय किया जाता है। वहाँ के जो दाम है पेट्रोल के, अगर डॉलर्स में बढ़ गए तो पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। उसके ऊपर आप मुझे सवाल पूछेंगे, उसके पहले ही मैं आपको जवाब देता हूँ कि जब पेट्रोल 140 रुपये बैरल था तब 70 रुपये में मिलता था। आज पेट्रोल 90 रुपया बैरल है, फिर भी हमको 100 रुपये में क्यों मिल रहा है? तो उसका कारण ये है कि तब डॉलर के भाव 42 रुपीज़ थे और आज डॉलर के भाव 82 रुपीज़ है। और दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, गैस के बारे में जो आप लोग बोलते हो, आप लोगों को सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने की आदत बंद करनी पड़ेगी। 2012, 2013, 2014 में गैस सिलेंडर के भाव 1300 रुपया, 1400 रुपया और 1500 रुपया थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद वो गैस सिलेंडर के भाव 600 रुपये हुए और अब शायद 750 या 800 रुपये है। तो 600 रुपया आज भी माननीय माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह के वक्त जो भाव थे उससे 600 रुपया आज भी कम दाम आज की सरकार ने रखे। आपको चाहिए तो उसका व्हाइट पेपर में आपके सामने रखने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे वक्त दोगे मैं आपको ईमेल कर दूंगा। तो पेट्रोल के दाम के बारे में दूसरी चीज़ जो है, जो आप सवाल करेंगे उसके पहले फिर मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि आप सवाल काफ़ी विरोधी पक्ष से लिख के लेके आए हो ऐसे मुझे लग रहा है। तो नहीं, मेरी बात सुनो एक मिनट। केंद्र सरकार 33 रुपया कर लगाती है पेट्रोल के ऊपर, 33%। तो 100 रुपये के ऊपर 33 रुपया हो गया। उसमें से डिफेंस और फार्मर के लिए 8 रुपया जाता है और 6 के लिए जाता है। लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार एक ही सरकार ऐसी है जो 27 रुपया अलग से लगा रही है, जबकि गुजरात 17 रुपया लगा रहा है,
चेन्नई तमिलनाडु के जगह पे 16 रुपया है, दिल्ली में 14 रुपया है, तो महाराष्ट्र सरकार 17 रुपया क्यों लगा रही है? ये भी प्रश्न हमने पूछा था, उसका जवाब राज्य सरकार दे नहीं पाई थी। आज भी अगर राज्य सरकार के पास कोई डिफेंस का सिस्टम का कोई खर्चा लेने की ज़रूरत नहीं है, केंद्र सरकार के माध्यम से किसानों की भी जिम्मेदारी ली जा रही है, केंद्र सरकार के माध्यम से हर योजना की जिम्मेदारी ली जा रही है, तो अगर राज्य सरकार उनका जो टैक्स है वो 27 रुपये से अगर 13 रुपया करे तो पेट्रोल के भाव शायद आपको जो परवड़ने वाला भाव है 87 रुपीज़ उसमें आ जाएगा। सर आपने कहा, सर एक बात बताइएगा, मध्य प्रदेश में कम किया गया है क्या? मध्य प्रदेश में कम है। कितना कम है? 10 रुपया कम है। नहीं कम है सर, देख लीजिए आप। सर आप वही बात कर रहे हैं। सर आप देख लीजिए ना। सर आपने कहा कि डॉलर मजबूत हुआ, सर डॉलर मजबूत, रुपया कमजोर है, तो रुपया कमजोर क्यों हुआ? तो रुपया कमजोर होने के लिए मैं अभी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ मैं बोलने के लिए, और मुझे मैं वो ये जो पत्रकार परिषद है वैसे ही विरार की है। डॉलर मजबूत क्यों हुआ, रुपया कमजोर क्यों हुआ, इसकी पत्रकार परिषद ये नहीं। आपसे जब आपकी कार्यशैली पर सवाल किया जाएगा वही निष्पक्ष पत्रकारिता, हम किसी सवाल लेके नहीं आए। एक बात। नंबर 2, अगर हम सवाल आपके लिए आपके हिसाब से करेंगे तो आप बोल दीजिए, हम लोग आपके हिसाब से सवाल करते हैं। नहीं, मैं आपके हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। चलो थैंक यू। अभी विषय निकला है तो ये बता दूं कि 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जी खुद सत्ताधारी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते थे कि सत्ताधारी जो पार्टी है उनकी वजह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, जबकि आपने अभी ये बोला कि सरकार नहीं बढ़ाती है, विदेश में जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं। नहीं, तब के वक्त में भाई साहब, तब के वक्त में सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल को और डीजल को सब्सिडी दिया करती थी और वो सब्सिडी हमारे टैक्स से निकाला करते थे। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद सब्सिडी निकाली, उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से 8 करोड़ महिलाओं से भी ज़्यादा महिलाओं को आज फ्री गैस दिया जा रहा है। गैस बनाने का पैसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, तो आपके जवाब का मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। आप पत्रकार परिषद ले रहे हो या मैं पत्रकार परिषद ले रहा हूँ? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि उज्ज्वला गैस के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने 8 करोड़ से भी इस देश की जनता को गैस दिया हुआ है और उसका पैसा 1 रुपया वो किसी से लेते नहीं है। तो सब्सिडी भी उन्होंने बंद की, लेकिन गरीबों को गैस देने का काम किया। जो लोग खुद कमा लेते हैं, जिनकी आमदनी सबसे अच्छी है, उनको गैस महंगा है, लेकिन जो गरीब है, जो ऑरेंज कार्ड के नीचे के लोग हैं, उनको गैस फ्री में मिल रहा है। और रही पेट्रोल की बात, पेट्रोल की सब्सिडी अब बंद है। जैसे मैंने बताया, डॉलर का भाव बढ़ गया। डॉलर का भाव क्यों बढ़ा हो, मेरे भाई ने पूछा, मुझे पास जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे वो मालूम नहीं है, मैं अर्थतज्ञ नहीं हूँ। तो ये मुझे मालूम नहीं है डॉलर का भाव क्यों बढ़ा, लेकिन 100% ये जो आम लोगों को तकलीफ़ हो रही है, इस तकलीफ़ से रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल के भाव बढ़ने से सिर्फ गरीब लोगों को तकलीफ़ नहीं होती, तो हर स्तर के लोगों को तकलीफ़ होती है। मैं भी इसके लिए मांग करूंगा कि पेट्रोल के भाव कम होने चाहिए। वसई विरार से क्वेश्चन कीजिए, तो मेरा वसई विरार से ही क्वेश्चन है आपसे कि इतने सालों से आप बोल रहे हैं कि वसई विरार में काम नहीं हो रहा है, तो इतने सालों से बहुजन विकास आघाड़ी जीतते हुए क्यों आ रही है? क्योंकि सक्षम विरोधी पक्ष नहीं था। आप आपकी कमजोरी मानते हैं? हम मान रहे हैं ना, हम मान रहे हैं। अभी 200% दूर होगी और पूरी ताकत से हम। आपका मुद्दा क्या होगा सर? हमारा मुद्दा विकास का होगा, हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार का होगा, हमारा मुद्दा दहशतवाद का होगा, हमारा मुद्दा लोगों की गुंडाशाही के खिलाफ होगा। और जो विकास हम करना चाहते हैं, जो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया, वही विकास के मॉडल को लेके, फिर वो मेट्रो हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो, अच्छी स्कूलें हो, अच्छे रास्ते हो, कचरे का मुद्दा हो, डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा हो, आरोग्य व्यवस्था का मुद्दा हो, ये सारी मुद्दे को लेके हम इस चुनाव में लोगों के सामने जाएंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि इसके अलावा वैसे ही विरार में जो जनता रहती है, वो बहुत सारे लोग शायद मुंबई या मुंबई के आसपास के इलाके में नौकरी करने जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो उन्हें घर में शांति की ज़रूरत होती है। वो शांति उनको अगर मिली, वक्त पे पानी मिला, वक्त पे लाइट मिली, वक्त पे जो ज़रूरतें हैं वो अगर मिली, तो मुझे लगता है कि वसई विरार की जनता भारतीय जनता पार्टी के पीछे ताकत से खड़ी है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।